नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60,244 पदों पर जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होना है उसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो आपका री एग्जाम होना है उसके लिए यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया भाई। इसमें मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा भाई, और अभी हम जो है जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं भाई। इससे पहले मैं आपको 6 प्रैक्टिस सेट जीएस के करा चुका हूं। अभी आपके समक्ष 4 प्रैक्टिस सेट और आने बाकी है जीएस के। ठीक है, आप इन प्रैक्टिस सेटों में अपनी तैयारी आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की रही है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे गलत हुए। ठीक है भाई, ये प्रैक्टिस सेट पूरा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर आधारित है। तो दोस्तों, हम समय को ज्यादा गवाते नहीं हैं और आपके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका पहला क्वेश्चन आज का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहां पड़ता है आपका? कोयम्बटूर पड़ता है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर है। अगर कहे कि भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहां आपका भाई? ये है अहमदाबाद में, अहमदाबाद। ये कहां पड़ता है आपका? गुजरात में। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है आपका, जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं भाई? कानपुर। उत्तर प्रदेश का कानपुर जो है ये आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चमड़ा उद्योग बहुत ही ज्यादा व्यापक पैमाने पर होता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन आपका, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? देखो, क्वेश्चन आपका संगम से भाई, संगम साहित्य। आपको पता है कि संगम वंश, संगम, सुलु, तुलु, अरिवेडु, ये कहीं ना कहीं साउथ से संबंधित है भाई। संगम, सुलु, तुलु, अरिवेडु, आपने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा होगा। प्लस जहां पे संगम वंश है ना, ये साउथ से ही संबंधित है भाई। तो मुझे बताओ आप, क्या साउथ में संस्कृत थी लेकिन उतने पैमाने पर नहीं थी भाई। वैदिक साहित्य आपके संस्कृत में लिखा है भाई। उर्दू साहित्य जो आपका जो मुस्लिम ग्रंथ है उसमें, ये जो तमिल साहित्य है ना, तमिल साहित्य में ही लिखे गए हैं क्या आपके भाई जितने भी संगम साहित्य है। ठीक है भाई, जैसे तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन कहां हुआ था? तो पांड्य राजा, जो पांड्य वंश था ना, पांड्य राजाओं के राज्य के संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य क्या था भाई? संगम का जो महत्वपूर्ण कार्य था, ये उन कवियों तथा लेखकों की रचना का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे भाई। यानी इनका कार्य था, जो कवि थे ना, कवि अपनी जो रचना थी ना, रचना का अवलोकन करना तथा उनका प्रकाशन करना, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था भाई, संगम काल का भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि जो भाई वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यानी शुंग वंश में ये अपनी सेवा देते रहे भाई। ठीक है भाई, इन्हीं पुष्यमित्र शुंग ने जो है, पुष्यमित्र के शुंग के काल के समय में पतंजलि ने क्या किया था भाई? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, यही पतंजलि जो है आपके योग दर्शन योग दर्शन के संस्थापक थे आपके। ठीक है,
यही पतंजलि जो है, इन पतंजलि एक पुस्तक लिखी थी भाई, पुस्तक का नाम था महाभाष्य। महाभाष्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। जंग लगने पर लोहे का भार, यानी जब जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तित होता है। जब भी लोहे में जंग लगेगा भाई, तो जंग लगने में दो सिचुएशन होंगे भाई। जंग कैसे लगेगा? एक तो हवा यानी वायु, एक दूसरा पानी H2O। जब हवा और पानी दोनों लोहे को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे या उस पर एक परत चढ़ा देंगे, जो परत होती है लोहे पर, जब लोहे में जंग लगता है ना, तो लोहे पर एक परत चढ़ती है जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। Fe2O3। जब लोहे में जंग लगता है तो एक फेरिक ऑक्साइड की उसमें परत चढ़ जाती है, और लोहे में जंग लगने का कारण क्या? हवा और पानी। ठीक है, तो लोहे में जब जंग लगता है तो इसका भार भाई आपका बढ़ जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करक रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? अब मैं बात करता हूं करक रेखा की। ठीक है भाई, ये जो आपका ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा है भाई। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम करक रेखा बोलते हैं भाई। और करक रेखा उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने भाई? 8 राज्य। उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य है कौन कौन से, थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं भाई। नंबर 1 है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, झारखंड से पहले आपका रह गया छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम। ये जो थे ना आपका, ये 8 राज्य है। ये आपका पश्चिम से पूर्व भाई, पश्चिम से ये हमने पूर्व लगाए भाई। कभी आपको लगाने के लिए भी दे देगा कि इन 8 राज्यों को सम्मिलित कीजिए, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। अब कुछ राजधानी आपसे पूछता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी कर्क रेखा के समीप है। ठीक है, मध्य प्रदेश की भोपाल भी कर्क रेखा के समीप है, झारखंड की रांची भी कर्क रेखा के समीप है भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। देखो, जिस भाई ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा तो वो पहले ही इस क्वेश्चन में हार मान लेगा। लेकिन अगर इसका डी ऑप्शन देखोगे ना भाई आप, डी ऑप्शन MS पावर पॉइंट में क्या बनती है आपकी? PPT बनती है भाई। क्या बनती है? PPT। जब हमारा YouTube चैनल बड़ा हो जाएगा तो हम भी PPT में ही पढ़ाई करेंगे भाई। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या भाई? डी आंसर भाई इसका। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे भाई। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। संविधान सभा की जो पहली बैठक की, संविधान सभा की सेकंड बैठक और संविधान सभा की 5वीं बैठक भाई। थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भाई। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे भाई, अस्थायी अध्यक्ष, या कह सकते हैं संविधान सभा के पहले अध्यक्ष ये थे भाई। कुछ भी करके क्वेश्चन आए, या कह सकते हैं कि सबसे बुजुर्ग भी ये थे, सबसे बुजुर्ग, ठीक है। लेकिन जो संविधान सभा की सेकंड बैठक हुई थी भाई, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या काम हुआ था? इस दिन हुआ था आपका कि हमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष मिल गया था भाई, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा हूं। संविधान सभा की 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी भाई। अभी बीपीएससी 68 हुआ था, बीपीएससी बिहार पीसीएस, वहां यह क्वेश्चन पूछा था भाई कि 13 दिसंबर 1946 को जहां उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था भाई, वो बैठक कौन से नंबर की बैठक थी? तो भाई ये 5वें नंबर की बैठक है। लूसेंट जैसी किताब लिखती है कि ये 3रे नंबर की बैठक है, लेकिन भाई ये गलत है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाने के बाद आपकी संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हो गई थी भाई, ठीक है भाई। और ये जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो कि 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इसमें 6 मेंबर और थे, और प्लस एक आपके जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। टोटल इसमें 7 मेंबर थे भाई। कितने मेंबर? 7 मेंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं, वो क्या कहलाती है? तो ऐसी ग्रंथि है आग्नाशय भाई, पैनक्रियाज। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं भाई। अब देखते हैं आग्नाशय ग्रंथि, आग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्लैंड्स। मैं आपको बता दूं, ये आग्नाशय जो है वो मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सेकंड दूसरी बड़ी ग्रंथि, ठीक है जी। अब जब ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है, तो पहले नंबर पर ग्रंथि कौन सी भाई? पहले नंबर पर तो वो भाई यकृत, यकृत बोले तो लीवर। लीवर जो है वो सबसे बड़ी आपकी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई, ठीक है। अब आग्नाशय का काम क्या है भाई? आपको पता है ये एक अंतःस्रावी भी है, अंतःस्रावी, और भाई ये बाह्यस्रावी भी है, ये बाह्यस्रावी भी है। अब इसके अंतःस्रावी होने के क्या गुण हैं और बाह्यस्रावी होने के इससे क्या गुण है? अंतःस्रावी भाग से इसके क्या भाई, जब इसके अंतःस्रावी भाग होता है, इससे इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक है। और जो इसकी बाह्यस्रावी ग्रंथि है,
जो इसकी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इससे क्षारीय आग्नाशय रस, आग्नाशयी रस निकलते हैं भाई। ठीक है, इसी आग्नाशय रस से भाई क्या होता है, इसी आग्नाशय रस से ही क्या निकलते हैं, एंजाइम। और वो कौन कौन से एंजाइम भाई जो निकलते हैं, 3 एंजाइम भाई, 3 सबसे मुख्य एंजाइम है। कौन कौन से, नंबर 1 आपका लाइपेज, नंबर 2 है एमाइलेज, नंबर 3 आपका भाई आपका ट्रिप्सिन। यानी ये 3 एंजाइम हैं जिनको हम याद करते हैं LAT लेट से, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। यानी हमने देखा जो अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी, जो आपकी आग्नाशय ग्रंथि है, वो कैसी ग्रंथि है, वो एक तो पहले तो वो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है भाई। एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। अंतःस्रावी का जब ये काम करती है तो इससे क्या क्या निकलते हैं भाई, इससे निकलते हैं आपके इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स। यानी एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन भी निकालती है और एक प्रकार से जो एंजाइम भी निकालती है भाई। ठीक है भाई, एंजाइम की बात करें तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसका ट्रिक है भाई LAT लेट, लाइपेज, एमाइलेज और आपके ट्रिप्सिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। देखो, मुद्रा बिल से बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना भाई। मुद्रा बिल, अंग्रेजी में मैं कहूं तो मनी बिल, अर्थात धन विधेयक की बात कर रहा है भाई। ये धन विधेयक आपको पता है, केंद्र में अगर बात करूं तो केंद्र में कौन बताएगा कि ये मनी बिल है या नहीं है, तो बताएगा भाई लोकसभा का अध्यक्ष। यानी लोकसभा का स्पीकर जो है, लोकसभा का अध्यक्ष बताता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। आप बताओगे कौन सी आर्टिकल में ये बताता है कि मनी बिल है या नहीं है। और राज्य की बात की जाए तो राज्य में जो राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है भाई, राज्य की विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्य में बताता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर है भाई, आंसर नंबर डी, आबादी बढ़ना। देखो, पहले आंसर नंबर 1 पे थोड़ा सा बात करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से मैं समझता हूं कि आपका तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने से मैं ये समझता हूं कि आपका गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने से डिफॉरेस्टेशन भी होता है भाई, आपका मैं कह रहा हूं मरुस्थलीकरण होता है, जहां पर वनों की कटाई भी होती है। ठीक है, प्रदूषण भी बढ़ता है भाई, लेकिन नगरीकरण पर भाई कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता भाई। वैश्विक तापमान, यानी ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, नगरीकरण, देखो ये कट जाएगा भाई। वैश्विक तापमान के भी ये सिचुएशन है, ओजोन रिक्तीकरण की भी ये सिचुएशन है, लेकिन आबादी बढ़ना जो इसका सटीक आंसर होगा भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से मैं देखूं तो पांडिचेरी जो है सबसे बड़ा आकार है। ठीक है भाई, सबसे छोटा जो है ये लक्षद्वीप होगा भाई। लेकिन अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो आपका लद्दाख जो है, लद्दाख सबसे बड़ा यूटी है भाई, सबसे बड़ा है ये क्षेत्रफल में। और सबसे छोटी बात करूं आपका तो भाई लक्षद्वीप है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है।
ये जो हमिंग बर्ड है ना, हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है और सबसे छोटा अंडा भी देता है। ये जो हमिंग बर्ड है ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है भाई, और ये सबसे छोटा अंडा भी देता है भाई। दूसरा, इसकी एक विशेषता और है, ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, जो पीछे की ओर उड़ सकता है भाई, जो पीछे की ओर उड़ सकता है। इसकी एक विशेषता और है, इसके जो पंख है ना वो रंगीन पंख होते हैं भाई, जो कि इंद्रधनुष के समान है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंद्रधनुष के समान रंगीन पक्षी कौन सा है। इंद्रधनुष के समान एक ये रंगीन पक्षी भाई, रंगीन पक्षी। ठीक है भाई, ये पाया कहां जाता है? तो भाई ये पाया जाता है चिली में, चिली। ठीक है, ये कौन से परिवार का है, यानी किस कुल का है? तो भाई ये कुल आपका ट्रोथिलिडॉय, ट्रोथिलिडॉय कुल का ये पक्षी भाई। इतना आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है भाई? ये थोड़ा सा एरर है इसमें। ये बेटी, पहला जो बेटी पढ़ाओ है ना, इसमें बेटी बचाओ भाइयों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। ये आंसर इसका भारत में गिरते हुए शिशुलिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त करना था भाई। क्या हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई थी भाई। और कहां से शुरू हुई थी भाई? शुरुआत पानीपत से, पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी भाई, हरियाणा। यानी ये क्या है? बेटी बढ़ाओ, यानी बेटी बढ़ाने। आपको पता है कि लिंग अनुपात में सबसे कम जो है वो हरियाणा भाई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां पर बेटियों को मार दिया जाता है शिक्षा के कारण। तो बेटी बढ़ानी भी हमें, वो कैसे बढ़ेगी? उसको जनसंख्या बढ़ाकर, यानी उनकी मृत्यु ना हो। और बेटी बचाओ मतलब बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ मतलब उनकी मृत्यु ना हो, तो बेटी बचेंगी। और बेटी पढ़ेंगी कब? जब बेटी सशक्त होंगी भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने भाई इसकी जो है रचना की थी। किसकी? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसको कब गाया था मोहम्मद इकबाल ने? 1905 में भाई, 1905 में इसको सर्वप्रथम गाया था। कहां पर? एक सरकारी कॉलेज था लाहौर में, लाहौर में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पल्ली आंदोलन संबंधित है। तो पल्ली आंदोलन जो आपका वो तमिलनाडु से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहां अवस्थित है? तो ये है आपका बनारस में भाई, वाराणसी। ठीक है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहां है भाई? जो काशी हिंदू यूनिवर्सिटी भाई, विश्वविद्यालय, उसमें भाई। ठीक भाई। और भारत कला भवन की स्थापना किसने की थी? राय कृष्णदास ने, राय कृष्ण दास। कब की थी भाई? ये 1920 में। तो भारत कला भवन कहाँ है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि भारत कला भवन आपका लखनऊ में होगा, तो लेकिन ये गलत है। भारत कला भवन आपका वाराणसी में है, बनारस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है भाई। अगला क्वेश्चन, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? आपको पता है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो, लोदी वंश के बारे में आपको पता हो, लोदी वंश, लोदी वंश में 3 शासक हुए हैं जिन्होंने बीएससी की थी, बीएसई। B4 बहलोल लोदी, बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक था। इसका बेटा था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। और E4 है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। यही वही इब्राहिम लोदी है जिसे बाबर 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में मार देगा। अब इसके बारे में पूछा जो सिकंदर लोदी है, इसके बारे में। ठीक है भाई, आपको पता है कि जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसको 1526 में मार दिया था। तो यानी ये तो ऑप्शन में होगा नहीं भाई, इसे हटा दो आप जो। ठीक है जी, यानी अब मैं कह सकता हूं कि जो सी ऑप्शन है ना, सी, इसी 1489 से 1517, क्योंकि आप इसी से डिनोट कर लोगे इसको भाई, क्योंकि 1517 इसमें खत्म हो रहा है और 1526 है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो मूल नाम था ना, सिकंदर लोदी का मूल नाम था निजाम खान। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? निजाम खान, निजाम खान। ठीक है, गले की बीमारी हो गई थी, गले की बीमारी, गले की बीमारी के कारण 1517 में इसकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर लोदी ने जो है 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र, अरे हिंदी वाला क्वेश्चन आ गया। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? इसको मैं याद हमेशा करता था कि अतीत के चलचित्र महान है, तो महान से याद आ जाता है महादेवी वर्मा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वन आवरण यानी फॉरेस्ट एरिया है? तो ये आपका है 6.88% लगभग। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1967-68 की बात है भाई। ठीक है, क्षेत्र कौन सा था भाई? क्षेत्र आपका जो पंजाब का है, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है भाई, जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये आपके हरित क्रांति से लाभान्वित हुए थे। कौन कौन सी फसल थी भाई? आपकी गेहूं और आपके चावल, गेहूं और आपकी चावल। परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई भाई। ठीक है भाई, अब ये थे इंडिया के लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे कौन थे आपके जो है हरित क्रांति के जनक? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, हरित क्रांति जो है ये खादान से संबंधित हुई, खादान। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बता दो, गंगा जो है भारत में सबसे लंबी नदी है। वैसे आपकी ब्रह्मपुत्र की लंबाई ज्यादा है, लेकिन भारत में ये पूरी भारत में नहीं है, क्योंकि कई सारी देशों से होकर आती है गंगा। गंगा के बारे में बता दो, गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगा उत्तर प्रदेश में कहां से एंट्री करती है? तो उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है बिजनौर से भाई, बिजनौर, उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है, वहां से सबसे पहले आपकी गंगा एंट्री करती है भाई। ठीक है, यमुना जो है आपकी यमुना, यमुना, यमुना उत्तर प्रदेश में कहां से एंट्री करती है? तो आपका सहारनपुर, सहारनपुर।
ठीक है, यमुना सहारनपुर से एंट्री करती है भाई। आपकी जो गोदावरी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है भाई, दक्षिण भारत की। इसे बूढ़ी गंगा बोलते हैं भाई, बूढ़ी गंगा। ठीक है जी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, जो है ब्रह्मपुत्र नदी, इससे एक फैक्ट है, ये विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम क्या है, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो कि असम में पड़ता है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है वो सबसे छोटा है। अगर सबसे बड़े की बात करूं भाई, सबसे बड़ा, तो आपका भाई वो बृहस्पति है भाई, बृहस्पति। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इनको शांति पुरुष कहा जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी को क्या कहते थे? चाचा, चाचा नेहरू। ठीक है, दो नाम आपको और याद कर लो, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, इनको वयोध पुरुष कहते थे, व्योध पुरुष। एक है लोकनायक, लोकनायक, इनको कहते हैं जेपी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये जो दादा भाई नौरोजी है, इनकी एक पुस्तक है द ब्रिटिश, इनकी पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने ये पुस्तक जो है एक पेपर में पूछी थी, कब लिखी थी? तो 1901 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने जो धन बहिर्गमन यानी जो धन निकासी का सिद्धांत है, इन्होंने इसी पुस्तक में दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई ये सेकंड स्थान है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2060 तक शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है भाई? तो आपकी ये की है भाई सऊदी अरब ने। आपको पता है ग्लासगो कॉप 26 जो हुआ था, कॉप 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो, ग्लासगो। यहाँ पे जो है जो ग्रीन हाउस गैसों के लिए एक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का टारगेट रखा है भाई। इंडिया कब तक इसको कर देगा टारगेट को कंप्लीट? 2070 तक। आपको यही इंपॉर्टेंट है भाई कि इंडिया का टारगेट कब का भाई? तो इंडिया का टारगेट है 2070 तक भाई। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखो भाई, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, तो भाई ये लिया गया है उपनिषद से। यही भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि उपनिषद से लिया गया है या किसी ग्रंथ से लिया गया, तो आपका सही आंसर था उपनिषद। और कौन सा उपनिषद भाई? मुंडक उपनिषद भाई। ठीक है, इसका अर्थ क्या है भाई? सत्यमेव जयते का अर्थ है आपका भाई, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, और ये भारत का जो राज्य का चिन्ह है उस पर है, जो भारत का राज्य का चिन्ह है उस पर ये लिखा हुआ भाई। ठीक है, ये सारनाथ, जो अशोक का सारनाथ स्तंभ है वहां से लिया गया भाई, अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ। ठीक है भाई,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल या आयतकार भवन? जो ग्रेट ग्रेनरी है यानी अन्नागार, हिंदी में मैं कहूं तो अन्नागार, अन्नागार जो है ये सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था और इसकी खोज जो है वो राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी भाई, 1922 में। ठीक भाई, लेकिन इसकी खुदाई का जो कार्य है, खुदाई, इसकी खुदाई का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के निर्देशन में होता भाई। ठीक है भाई। अब ये जो ग्रीनरी है, ये जो अन्नागार है, ये अन्नागार सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है भाई? ये है 45 मीटर गुणा, इसकी लंबाई 45 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 15 मीटर भाई, 15.23। ठीक है भाई। इसका उपयोग जो है वो अन्न भंडारण, अन्न भंडारण यानी जो अन्न को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और व्हीलर ने बताया था इसके बारे में, व्हीलर की एक बड़ी इमारत है जहां पर अन्न रखा जाता है। किसने बताया था भाई? व्हीलर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक बार मैं आपको और बता देता हूं भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, मसौदा समिति या मसौदा कमेटी, ये एक ही नाम है भाई। ठीक है। इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। इस समिति में 6 अन्य सदस्य और थे, 6 अन्य सदस्य और थे। अगर भीमराव अंबेडकर जी भी इसमें मिल जाए तो टोटल इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 7 मेंबर थे भाई। ठीक है। इस समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को इस समिति की स्थापना हुई थी भाई। इसमें कौन कौन से 6 सदस्य हैं भाई? नंबर 1 अल्लादी, अल्लादी, कृष्णा, अय्यर, दूसरा है गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा आपका के एम मुंशी, ठीक है। चौथा आपका यानी कन्हैयालाल मुंशी, चौथा आपका एन माधवराव, एन माधवराव, पांचवा आपका डीपी खेतान, डीपी खेतान, और छठे आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। ये जो डीपी खेतान है, इनके जगह जो आए थे टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। इनकी हो गई थी मृत्यु, डीपी खेतान की। ठीक है। एन माधवराव किसकी जगह थे? बीएल मित्र के स्थान पर, बीएल मित्र के स्थान पर। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा देखेंगे, आप देखोगे इसमें सब जगह देखो कृष्णा, कृष्ण भगवान जी, गोपाल कृष्ण भगवान जी, के एम मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकराव मुंशी, ठीक है जी, कृष्णामाचारी, यानी ये 7 मेंबर है इसमें भीमराव अंबेडकर जी को अगर मिला दिया जाए तो। एक क्वेश्चन और देखो, ड्राफ्ट कमेटी
या मसौदा समिति, मसौदा समिति, या मैं कहूं प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसको तैयार किसने किया था? अगर इसके तैयार करने की बात आए भाई, तो तैयार किसने किया था भाई? तो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव क्या है? ये संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक यानी संविधान के सलाहकार थे भाई। ये आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है या मसौदा समिति या प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष तो थे आपके भीमराव अंबेडकर, लेकिन इसका जो प्रारूप तैयार किया था, संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था, वो क्या था? BN राव ने। BN राव से एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा क्वेश्चन BN राव से बता रहा हूं कि संवैधानिक सलाहकार थे। तीसरा क्वेश्चन इनसे ये पूछा जाता है, BN राव जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखो जब क्वेश्चन पेपर में आता है ना कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो आपका दिमाग कहीं नहीं जाएगा BN राव के ऊपर, आप सोचोगे कि BN राव तो भाई होगा ही। दूसरा महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का अंतिम क्वेश्चन है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो ये है आपका बिग डिम्पर। ठीक है भाई, होता क्या है आपको बता दूं कि जो सप्तऋषि तारामंडल है, ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के, जो पृथ्वी है इसके जो उत्तरी गोलार्ध है भाई, उत्तरी गोलार्ध के रात्रि में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। ठीक है, कब दिखाई देगा? रात्रि में। हालांकि तारे रात्रि में दिखाई देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं भाई? अर्सा मेजर, ग्रेट बियर, अर्सा मेजर या ग्रेट बियर, या बिग बियर के नाम से भी जानते हैं, बिग बियर, जिसका अर्थ होता है बड़ा भालू। क्या इसका अर्थ? बड़ा भालू। ठीक है, लेकिन जो उत्तरी अमेरिका और जो कनाडा का क्षेत्र है, यानी पश्चिमी निवासी इसे बिग डिम्पर के नाम से जानते हैं भाई। बिग डिम्पर यानी बड़ा चमचा। ठीक है, एक खास बात और है भाई, अगर आपको सप्तऋषि तारे की खोज करनी है तो ये चमकता कहां भाई? जैसे ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारे की सहायता से ही हम ध्रुव तारे की पहचान कर पाते हैं भाई। ध्रुव तारा, और ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है भाई? ये चमकता है भाई उत्तर दिशा में भाई। एक PCS या UPSC में क्वेश्चन पूछा था इसी के लिए भाई, एक सिचुएशन क्रिएट करके एक दिशा का क्वेश्चन बनाया था भाई, डायरेक्शन का। ठीक है, जिसको ध्रुव तारे के बारे में नहीं पता थी तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था। तो दोस्तों ये था आज का 7वें नंबर का लेक्चर भाई। आप मुझे कमेंट में बताओ भाई आपको लेक्चर ये कैसा लगा, और भाई आप कौन सा परिवर्तन इसमें करना चाहते हैं। भाई जो मैं आपसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा करूँ भाई, उसके आंसर प्लीज भाई आप दे दिया करो भाई, मुझे भी ये समझ आ जाएगी कि हाँ आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज है या नहीं है भाई। ठीक है भाई, तो भाई जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।